नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, जैसा कि वह 22 अप्रैल का दिन था जब जम्मू कश्मीर के गांव यानी पहलगांव में आतंकवादियों ने भारतीयों पर गोली चलाकर उनको शहीद कर दिया। दोस्तों, जैसा कि अब भारत सरकार ने मिशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों पर जो प्रहार किया है उस पर क्या कुछ कहना है भारतीय आवाम का, जानना चाहेंगे। जैसा कि हमारे साथ हैं आईटी जिला संयोजक चंद्रमणि भारद्वाज जी, तो जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है मिशन सिंदूर के लिए। जी सर, एमबी न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। एमबी लाइव के माध्यम से आज आपने एक ऐसे मुद्दे पर बात करने का अवसर दिया है जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा है, और उस भयावह को याद करके आज भी 140 करोड़ देशवासियों की आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन को कोई भूल नहीं सकता, 22 अप्रैल की उस घटना को, जब हमारे हिंदुस्तान के पर्यटक अपने देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है, पर्यटन की दृष्टि से हो या विकास की दृष्टि से हो, धारा 370 हटने के बाद में जो आमूलचूल परिवर्तन जम्मू कश्मीर में देखने को मिले, उससे परेशान होकर के पाकिस्तान लगातार अपने यहाँ से भारत में आतंकियों को भेजने का प्रयास करता रहा, और वह इस घटना में सफल भी रहा। 22 अप्रैल को वैसरन घाटी में हमारे जवानों को, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को जो कि निहत्थे थे, जिनको पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है, और उनसे जब पूछा गया कि आप कौन हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तो कई महिलाओं की ऐसी भयावह वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से हम सभी ने देखी है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि आप कौन हो, तो क्या आप मुसलमान हो। तो महिलाएं, उन्होंने सोचा कि शायद कोई पर्यटक है पूछ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदू हूँ। धर्म पूछ करके आपने हमारे पर्यटकों को मारा। उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़े तीखे अंदाज में, नपे तुले शब्दों में यह कहा था कि हम इस घटना को और इस आतंकवाद को और इस आतंकवाद को पनाह देने वाले लोगों को चुन चुन के मारेंगे, और हम इस घटना का बदला लेके रहेंगे। और आपने देखा पहलगांव में जो सारा कुछ हुआ है 22 अप्रैल की घटना के बाद में, अभी जो इस मिशन का नाम मिशन सिंदूर रखा गया, उसका पीछे जो तार्किक अर्थ है कि जब आतंकी हमारे नौजवानों को मार रहे थे, तो महिलाएं अपने सिंदूर की रक्षा के लिए गिड़गिड़ा रही थीं और बोल रही थी कि हमको भी मार दो, आपने हमारे सिंदूर को मिटा दिया, हमारे सुहाग को मिटा दिया, हमको भी मार दो। तो आतंकी कह रहे थे जाओ और जाकर के अपने मोदी को बता देना। इसलिए जिन्होंने हमारे देश की बेटियों के सिंदूर को मिटाया, उस सिंदूर की लाज को, उस सिंदूर के सम्मान को, उसकी मर्यादा को बनाने के लिए, और उनको अपने पतियों के यह लोग को छोड़ के परलोक सिधारने के दर्द को भुलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन का नाम सिंदूर रखा। और आपने देखा होगा
कि जब ये मिशन सिंदूर प्रारंभ हुआ, एयर स्ट्राइक की गई, तो उसमें भी प्रमुखतया से 2 महिलाओं को इसमें जिम्मेदारी दी गई। नारी शक्ति को पूरी दुनिया को बता दिया कि नारी सिर्फ गिड़गिड़ाने वाली नारी नहीं है, जो वैष्णव घाटी में अपने सुहाग की रक्षा के लिए गुहार लगा रही थी, वही नारी नहीं है। देश की नारी शक्ति है, देश की नारी काली भी है, देश की नारी दुर्गा भी है, और देश की नारी चंडी का भी रूप धारण करती है। तो इस अभियान में हमारी 2 महिलाएं बेटियां लगी, जिसमें एक सूफिया कुरैशी जो कि कर्नल थी, और दूसरी व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर। दोनों महिलाओं ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया और दुश्मन को नाको चने चबाने को मजबूर किया। यह इस मिशन का उद्देश्य था, और यह मिशन अभी समाप्त नहीं हुआ। आज माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि ये देश की परिस्थितियां हैं, हम सभी को मिलकर के इन नापाक हरकतों को करने वाले इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना है। देश एकजुट है, और आज यही सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक सुर में सरकार के साथ कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, और सरकार मुंहतोड़ जवाब दे। यह देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का विषय है। राजनीति अलग विषय है। जहां देश आता है वहां नेशन फर्स्ट, यह हमारे भारत के सिद्धांत हैं, और यही इसी उस पर चलते हुए हमारी सेना ने, मोदी जी के लिए कहा गया था कि कब स्ट्राइक होगी, कैसे होगी, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि मोदी के मन में क्या चलता है। वो मोदी है तो मुमकिन है। देश की तीनों सेनाओं के साथ उनकी लगातार बैठकें चलती रहीं, और अपने अजीत डोभाल जी के साथ में वह लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, और इस मिशन को 25 मिनट में हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने फतह किया, और वह भी बिना सीमा को पार किए, बिना उन पाकिस्तान के क्षेत्र में जाए, अपने क्षेत्र से ही आतंकवादियों को जो चिन्हित किए गए 9 ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया, और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। जिन्होंने 22 जवानों को, 22 युवाओं को, 22 परिवारों को, 22 महिलाओं के सुहागों को मिटाने का काम किया है, उनको बहुत तरीका से 26 पर्यटकों को मिटाने का जो काम किया है, 26 महिलाओं के सुहागों को मिटाने का काम किया है, उनकी आने वाली 7 पीढ़ी भी याद रखेंगे। यदि भारत की तरफ आंख उठाने का प्रयास किया तो आंख निकालने वाली आज ताकत भारत है। और भारत का सभी देश, पड़ोसी देश, चाहे अमेरिका हो, एक चाइना है कि जो अपनी अलग मोनोपोली चलाता है, लेकिन सभी देश आज भारत के साथ हैं। भारत के साथ हैं, जैसा कि उसमें बोल दिया गया है। और जैसा कि हम एक चीज और जानना चाहेंगे, जो भारत के अंदर अभी भी कुछ पाकिस्तानी जो यहाँ पर रह रहे हैं, वो आतंकवाद यहाँ पर फैलाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना है आपका? हमारे गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी सभी प्रदेशों को जारी की है, और उसमें सभी जिला मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय से, पुलिस विभाग से भी और प्रशासनिक स्तर से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप जो यहाँ बांग्लादेशी या रोहिंग्या या पाकिस्तानी या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यदि यहाँ रह रहा है तो आप उसको आइडेंटिफाई करें, और हमारी पुलिस, हमारी LIU, हमारे सभी विभाग लगातार झुग्गी झोंपड़ियों में जा करके, सेक्टरों में जा करके, सोसाइटी में जा करके उनका सत्यापन कर रहे हैं। और आपने देखा भी है, बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया है और कई लोगों को जेल भी भेजा है। और किसी भी तरह से यदि मैं AMB लाइव के माध्यम से अपने सभी दर्शकों, श्रोताओं से अपील करूंगा
कि यदि आपको कहीं पर भी कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो आप संबंधित थाने में, अपने नजदीक से नजदीकी थाने में जाकर के या फोन के माध्यम से आप सूचना दें। पुलिस प्रशासन तत्काल उस पर कार्रवाई करेगा और उसको वहां से हटा करके जो उनका सुरक्षित स्थान है, चाहे वो जेल है या सीमा पार है, वहां भेजने का काम किया जाएगा। इसमें सरकार किसी भी प्रकार से कोई भी चुप रहने वाली नहीं है और कहीं भी कोई भी इससे कोई समझौता नहीं है। देश के स्वाभिमान से, देश के सम्मान से, देश की सुरक्षा से, देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यह मैं पुनः एएमबी लाइव के माध्यम से सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं से अपील करूंगा कि यह आज बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। देश की सुरक्षा को लेकर के जो भी हमारे कहीं से भी जवान, हमारे सेना के वाहन किसी रास्ते से गुजरें तो कृपया करके उनकी वीडियोग्राफी ना करें और वीडियोग्राफी कर करके उसे सोशल मीडिया पर न डालें। दूसरा, जब तक कोई वीडियो आप सत्यापित ना कर लें, उस वीडियो को भी आप इधर उधर ना सर्कुलेट करें, लोगों में पैनिक ना फैलाएं। यदि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन आती है या कोई भी विभाग की तरफ से गाइडलाइन आती है या कोई भी खबर आती है, आप उसी को आगे सर्कुलेट करें। ज्यादा फेसबुक के पहलवान या ज्यादा ट्विटर के पहलवान या ज्यादा व्हाट्सएप के पहलवान ना बने। अपने अपने ग्रुपों में एक और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आप अपने अपने गांव, अपने अपने कस्बे, अपने अपने क्षेत्र के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें अपने अपने ब्लड ग्रुप, यदि आपने अपना ब्लड ग्रुप चेक नहीं कराया है तो आप अपना ब्लड ग्रुप चेक कराएं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी अपना नाम और अपना ब्लड ग्रुप जरूर शेयर करें, जिससे कि यदि कभी आवश्यकता पड़े, कहीं ब्लड देने की आवश्यकता पड़े, यदि कहीं कोई किसी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियां बन जाती हैं तो उसमें अपने आप को, अगर आप सीमा पर जाकर के नहीं लड़ सकते हैं तो कम से कम अपने देश के नागरिकों को या देश के सैनिकों को यदि कहीं आपातकाल में ब्लड की आवश्यकता हो जाती है तो रक्तदान करने के लिए अपने आप को संकल्पित रखें और यह सोच करके रक्तदान करें कि कम से कम मेरा एक ब्लड यूनिट तो देश के काम आ रहा है, देश के जवानों के काम आ रहा है, देश के नागरिकों के काम आ रहा है। इस संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना है और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास करता हूं कि वह देश और प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी आंतरिक इस तरीके के मुद्दे को नहीं उभरने देंगे। कहीं भी अगर कोई छोटी सी भी अगर सिर उठाने का प्रयास करेगा तो उसे कुचलने के काम के लिए हमारा पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जैसा कि हमारे पड़ोसी यानी आतंकवादी देश से सीमा हैदर हिंदुस्तान चलकर आई और काफी लोगों की मांग भी आ रही है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या सीमा को हिंदुस्तान में रहना चाहिए और पाकिस्तान भेज देना चाहिए? ये सीमा हैदर का जो विषय है ये प्रशासन के संज्ञान में है। इसमें जो प्रशासन जो ले रहा होगा निर्णय या जो भी कार्रवाई कर रहा होगा उसमें प्रशासन उचित ही निर्णय लेगा। उसकी क्या नागरिकता है, क्या वीजा है, ये सरकार ने ये कह दिया कि पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान जाएं तो यहाँ रहने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जो भी प्रशासन कार्रवाई करेगा हमको उस कार्रवाई को देखना है। हम प्रशासन के कार्रवाई में अपने आप को ना उलझाएं और उसमें हम इस तरह छोटी मोटी किसी भी टीका टिप्पणी करने से अपने आप को बचाएं। प्रशासन का काम है, प्रशासन निश्चित ही सही करेगा, हमें प्रशासन के ऊपर अपना पूरा विश्वास है। जैसा कि भारत सरकार की तरफ से मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट का जो चल रहा है, इससे क्या कुछ समझाना है जनता के लिए? ये मॉक ड्रिल के माध्यम से जनमानस को यह अवगत कराना है कि यदि विषम परिस्थितियां बने, जैसा कि हमारा पड़ोसी नापाकिस्तान है और नापाकिस्तान की हमेशा से करतूत नापाक ही रही है। हमारी सेना ने किसी सिविलियन के ऊपर वार नहीं किया, हमारी सेना ने सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को मारा है। लेकिन पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए लगातार सीमा से फायरिंग कर रहा है और उसमें निर्दोष नागरिकों की जानें जा रही हैं। लेकिन हमारी सेना भी
उससे ज्यादा मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यदि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आया तो हम अगले जो टारगेट हैं हमारे, उन टारगेटों की तरफ भी हमारी सेना बिल्कुल तैयार खड़ी है। अभी तो पानी रोका है, तब वो भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है। यदि पानी एक साथ खोल दिया तो शायद वो पानी की जल समाधि में ही पूरा पाकिस्तान डूब जाए। तो ये ब्लैकआउट करना और ये मॉक ड्रिल करना, मॉक ड्रिल का तात्पर्य है कि जो युद्ध की परिस्थितियां बनी तो हमको अपनी और अपने परिवार की, अपने लोगों की जान को कैसे बचाना है, उस समय हमारे पास क्या क्या आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए। मॉक ड्रिल के माध्यम से यह लोगों को जागरूकता प्रदान की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जब हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब युद्ध होता है, कि युद्ध की परिस्थितियां होती हैं, तो गांव की बस्तियों की लाइटें बंद कर दिया जाती थी। यहां तक कि लैंप और लालटेनें उस समय हुआ करती थी, लैंपों को और लालटेनों को भी बुझा देते थे, जिससे कि नीचे ये ना मालूम पड़े कि यहाँ कोई बस्ती है, और वो लाइट सैटेलाइट के माध्यम से या किसी भी अन्य टेक्निक के माध्यम से वह उस के टारगेट में ना आए। तो यही इस ब्लैकआउट का उद्देश्य कि हम अपने को अंधेरे में करें। और यदि जैसे ब्लैकआउट होगा, ये मॉक ड्रिल के बाद में अगर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, युद्ध की परिस्थिति बनती है, तो हमको क्या क्या चीजें अपने साथ रखनी है, यह इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया जा रहा है। हम अपने साथ में यदि युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं तो 4 से 5 दिन का राशन रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी रखें, और चूंकि लाइट नहीं होगी उस समय टॉर्च, और अगर 2 टॉर्च की सेल है, सेलों की टॉर्च है, तो हम 4 सेल रखें, एक्स्ट्रा रखें, 2 सेल अपने घर में टॉर्च रखें, माचिस रखें, और एक ऐसी सुरक्षित जगह बनाएं, ऐसी सुरक्षित जगह रहें कि जहां कांच कम हो, जहां कांच की जंगले ना हो, खिड़कियां ना हो, जिससे कि यदि कोई कहीं बराबर में ब्लास्ट होता है तो उसकी धलक से गिलास ना टूटे और उससे कोई जनहानि ना हो। दूसरा, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां चूंकि ये युद्ध या ये हमलों का लगातार होते रहना उनके जीवन में समाहित है, तो वहां बंकर बनाए हुए हैं। बंकरों में जाकर के लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो उन बंकरों में जब भी ऐसी परिस्थिति बने तो उसमें छिपना, लेकिन चूंकि गांव में बंकर नहीं है तो एक ऐसी सुरक्षित जगह रहें कि जहां कोई हमला हो तो हम लोग वहां अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकें। यह इस ब्लैक आउट का उद्देश्य है। और मॉक ड्रिल के माध्यम से यही बताया जाता है, यदि कहीं आगजनी हो जाती है तो हमको कैसे उसमें हताहत लोगों को निकालना है। चूंकि मैं स्काउट का कैडेट रहा हूं और बाल्यकाल से संघ का भी मैं शाखाओं में रहा हूं, तो हमको जब एनसीसी में थे तो हमको गांठ लगा करके रस्सी पर चढ़ना और गले में रस्सी बांध करके स्ट्रेचर बना करके लोगों को ले जाना, और बिना डंडों के झोंपड़ी बना देना, रस्सियों के द्वारा ही, एक इधर रस्सी बांध दी, उधर रस्सी बांध दी और उसके ऊपर एक चादर डाल दी, जिससे कि एक झोंपड़ी बन गई। ये सारी चीजें एनसीसी कैडेट्स को आती हैं, जो भी एनसीसी के कैडेट होते हैं, जो कैडर कार्य का सदस्य बनते हैं उस समय। तो यह सब चीजें हमको अपने आप मन में हमको रहनी चाहिए कि यदि ऐसी विषम परिस्थितियां देश के सामने आए तो हम लोगों को कैसे अपने लोगों को जागरूक करना है। ये दूसरा, यदि ऐसी स्थिति आए तो मोबाइल को कम यूज करें, उसे लाइट की व्यवस्था बंद रखें, अगर कहीं होता है तो लाइट न चलाएं, पर्याप्त मात्रा में राशन रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी रखें, और उसके साथ में एक फर्स्ट एड किट भी बना के रखें कि जिसमें जीवन के जरूरी जो दवाएं हैं, पेचिस की है, सिर दर्द की है, बुखार की है, पैरासीटामोल है, या आप विक्स वगैरह ऐसी चीजें ले करके एक किट बना करके रखें। यह एक इसका मॉक ड्रिल का यह उद्देश्य है। सिर्फ और सिर्फ मैं फिर कहूंगा कि लोग पैनिक ना लें, देश की सुरक्षा मजबूत हाथों में है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री
सदियों में कोई आता है, वह आज देश के मुखिया हैं, उनके हाथों में देश सुरक्षित है। और हमारी सेना हर तरीका से विदेशियों को, ऐसे पाकिस्तान को और ऐसे आतंकवादी देशों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। हम अपने जवानों को सैल्यूट करते हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। जैसा कि गांव देहात के जो लोग हैं उनको कैसे पता लगेगा कि उनको, तो जैसा कि सायरन जो बजेगा आवाज नहीं पहुंच पाएगी, कैसे पता लगेगा? यह प्रशासन ने गांव स्तर की योजना बना रखी है। गांव में थाने का एक चौकीदार गांव से होता है और हर गांव में प्रधान है। तो यह सूचीबद्ध सब चीज कर दी गई है कि यदि ऐसी चीजें कोई आती हैं तो वह गांव में अनाउंस कराया जाए, या गांव में मंदिर का माइक है उसके द्वारा, या गांव के प्रधान जी हैं उनके द्वारा। पहले देखते थे आपके वो कनस्तर लेकर के डोंडी पीटी जाती थी और उसे ढोल बजाए जाते थे, कहा जाता था कि भाई आज वहां पंचायत है और आज गांव में ये होने वाला है। तो वही प्रक्रिया को अपनाते हुए गांव के लोगों को सूचना देना, यह प्रधान जी की जिम्मेदारी में दे दिया जाएगा कि यदि कोई परिस्थिति होती है तो आप ये जिम्मेदारी निभाएं और लोगों को जागरूक करें। लोगों की सुरक्षा आपका पहला काम है, क्योंकि आप गांव के प्रथम व्यक्ति हैं। और रही कस्बों की बात है, वहाँ पुलिस प्रशासन भी, और नगर पंचायतों में नगर पंचायत का स्टाफ, नगर पालिकाओं में नगर पालिका का स्टाफ, यह सब अपने अपनी जगह सब मुस्तैद हैं। जैसे कोरोना काल में सब लोगों ने अपनी अपनी सेवाएं सभी लोगों को, जनता को, जनार्दन को दी थी, जनहानि नहीं होने दी थी। ऐसे ही देश को यदि इस युद्ध से दो चार होना पड़ा तो आप देखना कि सारे जवान, आप जैसे लोग भी, हम जैसे लोग भी अपनी सेना के साथ खड़े होंगे कि हमको गर्व है। अगर हमारी जान भी चली जाए देश के लिए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। और जिसका शरीर जो सफेद कफन में बांध करके लकड़ी में जलता हो, वह कौन नहीं चाहेगा कि मैं देश के तिरंगे में अपनी माँ भारती के लिए शहीद हो जाऊं। मैं भी चाहूंगा कि यदि मुझे मौका मिले तो मैं भी जाकर के सीमा पर लड़ूं और देश के लिए शहीद हो जाऊं, देश के लिए अपनी जान दे दूं। और तिरंगे को मैं सैल्यूट करता हूं और तिरंगे में लिपट के मैं अपने घर आऊं, यह भी मेरी अंतिम इच्छा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको सुन रहे थे, वो काफी जानकारियां दी हैं। जो जानकारियां दी हैं उन्हें फॉलो करते हुए उनका पालन अवश्य करें, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले देश, फिर धर्म, फिर जाति। कि सबसे पहले देश है, हमारा देश है तो हम हैं। आप देख रहे थे एम बिलाई में भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।